गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे बढ़े। गुड मॉर्निंग मुझे रिप्लाई कर देंगे आप लोग। विष्णु, मनोज, उमा भारती, प्रकाश, गुड मॉर्निंग। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। और आज हमें देखना है सर्वोच्च न्यायालय की उनके शक्तियां और उनके अधिकार क्षेत्र। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के पास में कौन कौन से अधिकार है, हम उसकी बात करेंगे आज। हम आज डिस्कस करेंगे उनकी शक्तियां और अधिकार। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां और उनके अधिकार, इसकी बात करेंगे हम ये। ठीक है, तो इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी उच्चतम न्यायालय के बारे में। कैसा क्या उनकी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, हमारा उच्चतम न्यायालय कहां पर है, उस स्थान को बदलना है तो कौन बदल सकता है, ये सब बातें है। तो आज हम जो बात करेंगे वहां क्या है, उच्चतम न्यायालय की शक्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है कई दफा इससे प्रश्न पूछते हैं, कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि इससे जो है संबंधित अनुच्छेद वो कभी एग्जाम में समानता पूछे नहीं है, मगर हमें मुख्य बातों को ध्यान में रखना है ये। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं इसमें, वहां क्या है, उच्चतम न्यायालय की शक्ति और उनके अधिकार। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि इसमें कई प्रकार के अलग अलग तरीके के अधिकार है इनके पास में ये। ठीक, जैसे कि कुछ कहते हैं हम इसको मूल क्षेत्र अधिकार। पहला होता है इनमें मूल या फिर आरंभिक क्षेत्राधिकार। ये पहले बात है ये। तो पहले हम सिर्फ वो अधिकार कौन कौन से होते हैं बस उसको हम देखेंगे ये, उसके बाद आगे फिर समझेंगे इसमें कि कौन कौन से अधिकार क्षेत्र है। तो पहले अधिकार क्षेत्र इसमें रूपी कौन सा है, मूल क्षेत्राधिकार। आगे बताऊंगा मैं एक्चुअल में बच्चों इन लोगों को कि ये जो है मूल क्षेत्राधिकार वास्तविक में क्या होता है। तो पहले हम सीधे तौर पर दे रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा अधिकार है। उसके बाद दूसरा होता है इनका न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। इनका दूसरा होता है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। तो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार क्या होते हैं वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, मगर मुख्य अभी हम सिर्फ ये कौन कौन से अधिकार है उसकी बात कर रहा हूं मैं ये। तीसरा इसमें जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा इसमें जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, मगर तीसरा अधिकार कौन सा है इसमें, अपीलीय क्षेत्राधिकार। वैसे जो है चौथा जो अधिकार होता है उसे बोलते हैं सलाहकारी अधिकार। उसे कहते हैं सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ये 4 अधिकार हो गया। उसके बाद पांचवा जो अधिकार होता है इनके पास में, पांचवा जो अधिकार होता है वहां जो है अभिलेख न्यायालय क्षेत्राधिकार। अभिलेख न्यायालय क्षेत्राधिकार। ठीक, इस प्रकार से 5 हो गया। उसका छठवां जो है इसमें ये छठवां जो होता है न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार। न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार। न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार। और 7वां जो होता है संविधान का निर्वचन क्षेत्राधिकार। संविधान का निर्वचन क्षेत्राधिकार। ये सब क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पहले कौन कौन शक्ति हो गई इसमें, एक पहली शक्ति कौन सा हो गया, मूल क्षेत्राधिकार हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार हो गया। तीसरा कौन सा हो गया, अपीलीय क्षेत्राधिकार हो गया। चौथा कौन सा हो गया, सलाहकारी क्षेत्राधिकार हो गया। पांचवा कौन सा हो गया, अभिलेख न्यायालय क्षेत्राधिकार हो गया। फिर छठवा कौन सा हो गया, न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार हो गया। सातवां कौन सा हो गया, संविधान निर्वचन क्षेत्राधिकार। तो इस प्रकार से एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हमारे पास में जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास ये 7 प्रकार के विशेष अधिकार है। इसके अलावा जो है कुछ अन्य अधिकार भी कह सकते हैं हम इसमें ये। ठीक है, इसमें कुछ अन्य अधिकार भी कह सकते हैं ये। अन्य अधिकार
एवं शक्तियां, अन्य अधिकार एवं शक्तियां, अन्य अधिकार एवं शक्तियां। तो इस प्रकार से जो है कुल मिलाकर के 7 अधिकार मुख्य है, उसके अलावा थोड़ी सी और भी है ये। ठीक, तो अब मैं 1 बाई 1 करके इसमें आगे लेकर चल रहा हूं मैं ये। अब इसमें पहला जो क्षेत्राधिकार है इनका, पहला जो क्षेत्राधिकार है इसका, वहां है मूल क्षेत्राधिकार, वहां है मूल क्षेत्राधिकार। पहला जो है मूल, या फिर जिनको हम कहते हैं आरंभिक, जिनको हम कहते हैं मूल क्षेत्राधिकार या फिर आरंभिक क्षेत्राधिकार। और आरंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये है, थोड़ा सा पहले समझते हैं इनको हम, ये थोड़ा सा पहले समझते हैं इनको। यदि जो है एक तरफ भारत सरकार है, या फिर एक तरफ भारत सरकार है और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य है, दोनों के बीच में अगर दोनों के मध्य अगर किसी प्रकार से विवाद होता है तो उसका निपटारा, उन विवादों का समाधान जो है सर्वोच्च न्यायालय में ही किया जाएगा। एक तरफ बता रहा हूं मैं, एक तरफ भारत की सरकार है और दूसरी तरफ कोई एक राज्य भी हो सकता है या फिर एक से अधिक राज्य भी हो सकता है। तो यहां इस विवाद के समाधान, अगर मान लो किसी प्रकार से विवाद हो जाता है कि भारत सरकार और एक तरफ कोई राज्य अगर है, तो दोनों के बीच में अगर विवाद होता है तो उन विवादों का जो निपटान करने के जो अधिकार है, जो शक्ति है, वो सर्वोच्च न्यायालय को मिली हुई है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, आरंभिक क्षेत्राधिकार। तो इसमें क्या बता रहा हूं मैं, इसमें 3 बातें हैं। तो पहली बात इसमें कौन सा है, एक तरफ भारत सरकार है, भारत सरकार, और दूसरी तरफ भारत सरकार या फिर एक या एक से अधिक राज्य, दोनों के मध्य अगर विवाद हुआ किसी प्रकार से, ये ठीक है, इसमें दोनों के मध्य अगर कुछ विवाद हुआ तो उन विवादों के समाधान का जो है अधिकार क्षेत्र किसके पास में, सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। दूसरा जो है इसमें कि एक तरफ जो है एक या अधिक राज्य है, एक तरफ एक या अधिक राज्य है, एक अधिक राज्य है, एक अधिक राज्य, और दूसरी तरफ जो है ऐसी जो है एक या एक से अधिक राज्य है, एक से अधिक राज्य है। तो इस प्रकार से जो है एक तरफ एक राज्य हो गया और दूसरे तरफ क्या है, एक या एक से अधिक राज्य। दो पक्ष यहां पर भी हो गए। इन दोनों के बीच में अगर किसी प्रकार से विवाद होता है तो भी जो है इसका निपटान कौन करेगा, भारत सरकार। तो भी निपटान कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। एक या एक से अधिक राज्य तथा भारत सरकार भी अगर साथ में है और दूसरी तरफ एक से अधिक राज्य है, 2 पक्ष हो गया। उसके साथ साथ तीसरी बात है राज्यों के मध्य किसी मामले पर सुनवाई। राज्यों के मध्य मतलब क्या हुआ, एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ भी दूसरा राज्य। तो राज्यों के मध्य हो या फिर भारत सरकार और एक तरफ राज्य हो, या फिर एक तरफ भारत सरकार और कुछ राज्य, दूसरी तरफ कुछ राज्य। तो 3 स्थिति ऐसी होती है जिनमें जिनमें विवादों का समाधान जो है सीधे कहां पर होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो इससे संबंधित जो विवाद है, इन विवादों का समाधान, यहां विवादान का जो समाधान जो है केवल सर्वोच्च न्यायालय में हो सकता है। तो इस प्रकार की जो अधिकारिता होती है सर्वोच्च न्यायालय की, वहां जो कहलाता है मूल क्षेत्राधिकार या फिर आरंभिक क्षेत्राधिकार। एग्जाम में जो है सामान्यतः इसी बात को लेकर पूछा जाता है कि इस प्रकार से अगर विवाद होंगे, अगर भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में अगर किसी प्रकार से विवाद हो गया तो उन विवादों का समाधान कहां पर किया जाएगा। या फिर एक तरफ भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्य है और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य है, यहां विवाद अगर किस प्रकार से हुआ, उनका समाधान कहां पर किया जाएगा, तो वहां भी कहां करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में करते हैं। वैसे जो है राज्यों के बीच में अगर मान लो कोई विवाद हो गया, राज्यों के बीच में कोई अगर विवाद हो गया, उनका समाधान भी कहां पर किया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहां जो अधिकार क्षेत्र कहलाता है वहां है मूल या फिर आरंभिक अधिकार। उसके बाद दूसरा जो है इनका
वहां है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। वहां कौन सा है? न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार का मतलब यहां होता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि हमारे मूल अधिकारों का अगर किसी प्रकार से अगर उल्लंघन होता है तो उस समय वहां जो है कोई आदेश, निर्देश या फिर रिट जारी कर दे, जिससे उन अधिकारों को हम रक्षा कर सके। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकारों का जो है संरक्षक, गारंटर, लागू करवाने वाला सर्वोच्च न्यायालय ही है। इस प्रकार से मूल अधिकारों का जो गारंटर कौन हो गया? सर्वोच्च न्यायालय। तो उसी की हम बात कर रहे हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में है कि मूल अधिकारों की हमारी रक्षा करे। मूल अधिकारों का किसी प्रकार से अगर अवहेलना होता है तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो सुनवाई का जो अधिकार है वहां क्या है? वहां क्या है? न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि यहां जो है मूल अधिकारों के उल्लंघन पर उन अधिकारों को लागू करवाने का अधिकार। एक सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं मैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ? मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो अधिकारों को इन अधिकारों को लागू करने का अधिकार, लागू कराने का अधिकार, लागू कराने की जो शक्ति है वो किसके पास में है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। और ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 32 की बात कर रहा हूं मैं। ये तो अनुच्छेद 32 के अंदर का सर्वोच्च न्यायालय जो शक्ति जो प्राप्त हुआ है, वहां शक्ति क्या है? वहां शक्ति क्या है? इस तरफ न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। इस प्रकार से क्या हुआ? ये एक प्रकार से क्या कर सकते हैं इसमें? वो तीन प्रकार से काम कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय यहां पर। ये एक पहला जो है जो है वहां जो है आदेश जारी कर सकता है। पहला जो है वहां आदेश जारी कर सकता है, या तो निर्देश दे सकता है, या फिर वहां रिट जारी कर सकता है। या आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है, फिर रिट जारी करता है। रिट मतलब कितना? 5 प्रकार के रिट होता है। यह एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। वहां कौन सा होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। दूसरा जो है वहां जो है परमादेश। वहां जो है दूसरा कौन सा है? परमादेश। तीसरा जो है इसमें वहां होता है प्रतिषेध। चौथा होता है उत्प्रेषण। और पांचवा इसमें जो होता है वहां होता है अधिकार पृच्छा। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय जो है वहां आदेश जारी कर सकता है, निर्देश जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ये रिट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के रिट होते हैं। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, एक परमादेश है, एक प्रतिषेध है, एक उत्प्रेषण है, और एक क्या है? अधिकार पृच्छा है। ये तो इस प्रकार से एक्चुअल में क्या हुआ? यहां सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा क्षेत्राधिकार हुआ। वहां कौन सा है? न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। इसके बाद फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं इसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार की तरफ। इसके बाद में आगे बढ़ रहा हूं मैं। तीसरा जो अधिकार क्षेत्र है वहां है अपीलीय। वहां जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब ये समझ लो सामान्य भाषा में कि उच्चतम न्यायालय में जो है अंतिम अपील, तो भारत में सबसे सर्वोच्च या फिर अंतिम अपील कहां पर होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में होता है। तो अगर मान लो कोई राज्य का उच्च न्यायालय यदि मान लो कोई निर्णय दिया, तो उस निर्णय के विरुद्ध यदि हम उस निर्णय से जो अगर मान लो हम जो है सहमत नहीं है, तो स्वाभाविक हम क्या करेंगे? उससे बड़ी जो अदालत है वहां पर हम क्या है? अपील करेंगे ना। तो सबसे उससे बड़ी उच्च न्यायालय से बड़ी अदालत कौन सा है? उच्चतम न्यायालय है। तो स्वाभाविक है उस निर्णय के विरुद्ध
उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो है हम जो अपील करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो इस प्रकार से इसमें क्या बातें हैं, पहली बात इसमें कई प्रकार की बातें हैं, मतलब सामान्य बातें अगर समझे इनमें तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील, अपील कहां पर, सर्वोच्च न्यायालय में। इनमें जो है सर्वोच्च न्यायालय में, ये एक सेकंड, इस प्रकार से क्या हुआ, यह अपीली क्षेत्राधिकार में जो है मुख्य बातें क्या है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध होता है यहां कोई अपील, उसके जो भी निर्णय दिए हैं उसके विरुद्ध। अब इसमें कई प्रकार के मामले होते हैं, कई प्रकार के मामले आते हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। ये तो पहले जो मामला होता है इनमें, पहले जो मामला है इसमें, इसमें कुछ मामलों की बात कर रहा हूं मैं, कुछ विषयों की बात कर रहा हूं मैं। जैसे कि जो है एक अपील जो होता है वहां जो है दीवानी मामले में, ये दीवानी मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील का मतलब यह है कि वो अगर मान लो संपत्ति से संबंधित है, संपत्ति जमीन जायदाद से संबंधित कोई मामला है, इससे संबंधित जो मामले हैं तो उन मामलों को, मामले जो मामले कोई सुनवाई हुई है अगर उच्च न्यायालय में, मगर हाँ उस जो है निर्णय से हम सहमत नहीं है, उस निर्णय से अगर हम सहमत नहीं है तो हम क्या करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में उससे अपील कर सकते हैं ये उसके निर्णय के विरुद्ध। तो इस तरह के मामले जो होते हैं उसे मामले कहते हैं दीवानी मामले कहते हैं। ये दीवानी मामले मतलब क्या हुआ, जो संपत्ति से संबंधित जुड़े हुए कुछ विवाद होते हैं, उस विवादों के समाधान की सर्वोच्च जो शक्ति किसमें है, अंतिम रूप से अपील करने की वहां सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। तो उच्च न्यायालय ने अगर कोई दीवानी जमीन जायदाद से जुड़ी हुई अगर मान लो कोई निर्णय दिए हैं तो उस निर्णय के विरुद्ध हम अपील कर सकते हैं। कहां पर, तो वहां क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में। पहली बात तो यहां हुआ। उसके बाद दूसरा मामला जिसको बोलते हैं फौजदारी, जिसको क्या बोलते हैं, फौजदारी, जिसको बोलते हैं फौजदारी मामले। ये फौजदारी मामले, फौजदारी मामलों का मतलब यह हुआ कि फौजदारी मामले का मतलब उस मामलों को कहा जाता है जिनका संबंध जो है आपराधिक गतिविधि से जुड़ी हुई है। इसका संबंध किससे है, आपराधिक गतिविधियों से संबंधित जो निर्णय होते हैं, संबंधित निर्णय के विरुद्ध, संबंधित निर्णय के विरुद्ध, संबंधित निर्णय के विरुद्ध। तो इस प्रकार से एक्चुअल में देखा जाए तो फौजदारी मतलब क्या है, जैसे कि जो है अपराध, हत्या कर दिया, चोरी कर दिया, डकैती कर दिया, ठीक है, इस तरह के जो केसेस होते हैं उसे बोला जाता है फौजदारी मामले। ये तो इस प्रकार से एक पहला मामला कौन सा हुआ, दीवानी मामले, दूसरा मामला कौन सा हुआ, फौजदारी मामले। ये इसके बाद फिर तीसरा जो मामला होता है, कभी हम सर्वोच्च न्यायालय की जो है सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अपील से, सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अपील से, सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अपील से जो है विशेष अनुमति से, विशेष अपील नहीं, विशेष अनुमति से, विशेष अनुमति से अपील, यदि सर्वोच्च न्यायालय जो है अपील करने की अगर अनुमति दे देता है तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है उस संबंधित मामले की। तो इस प्रकार से मैंने 3 विषय बताए इनमें भी है, इस प्रकार से मैंने इसमें 3 विषय बताए। इसके बाद चौथा होता है कभी कभी जो है संविधान का निर्वचन। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये 3 प्रमुख मामले हैं जिसमें हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ये तो यहां हो गया तीसरी विषय। वैसे जो है
चौथा जो क्षेत्राधिकार है इनके पास में, चौथा जो क्षेत्राधिकार है वह है सलाहकारी, वहां है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार का मतलब यह होता है कि कभी कोई ऐसे कुछ मामले हैं जो सार्वजनिक हित से संबंधित है, कोई ऐसे मामले जो सार्वजनिक हित से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रपति के पास में ऐसे कुछ मामले अगर पहुंचते हैं किसी विषय को लेकर के, कोई कानून को बनाने को लेकर के, तो उन मामलों पर अगर राष्ट्रपति अगर चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से वहां सलाह ले सकते हैं, मगर सलाह लेने की कोई बाध्यता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर यदि सर्वोच्च न्यायालय, अगर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से अगर मान लो सलाह मांगते हैं, यदि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से अगर सलाह मांगते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति अगर मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उस पर सलाह दे सकता है। सलाह देने का मतलब यह होता है, सलाह देने का मतलब यह होता है कि उच्चतम न्यायालय जो है कोई सलाह देंगे। एक सेकंड देखिए, ओके आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से एक्चुअल में क्या बात की हम लोगों ने कि राष्ट्रपति के पास में यदि कोई मामले बढ़ते हैं, मामले पहुंचते हैं उनके पास में जिनका संबंध किससे है, किसी विधि से है, और विधि में जो है सार्वजनिक विषय है, मतलब सार्वजनिक सभी लोगों के जो है हित जुड़े हुए उस मामले से ही है, तो ऐसे मामलों पर सुनवाई किसकी होगी? तो वहां ऐसे मामलों पर जो है राष्ट्रपति अगर चाहे तो वहां उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, उच्चतम न्यायालय सलाह ले सकता है। मगर हमें यह ध्यान रखना है एक्चुअल में कि राष्ट्रपति को अगर मान लो राष्ट्रपति अगर सलाह मांगा है उच्चतम न्यायालय से, तो उच्चतम न्यायालय जो है वहां सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, दे भी सकते हैं और वो नहीं भी दे सकते। उच्चतम न्यायालय सलाह दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। मतलब एग्जैक्टली क्या बात कर रहा हूं मैं, ये सलाहकारी क्षेत्राधिकार इस प्रकार क्षेत्राधिकार है जिसमें राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है, जिसमें राष्ट्रपति सार्वजनिक हित से संबंधित किसी मामले में, हित से संबंधित किसी मामले में उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। उच्चतम न्यायालय से वहां सलाह ले सकते हैं, ये उच्चतम न्यायालय से वहां जो है सलाह ले सकते हैं, मगर सलाह लेने की जो है कोई बाध्यता नहीं है। किंतु कोई बाध्यता नहीं है, ये ध्यान रखना है, इसमें एग्जाम में कई बार यही पूछा जाता है ये, किंतु बाध्यता नहीं है, किंतु बाध्यता नहीं है। मगर साथ में जैसे बताया मैंने कि सर्वोच्च न्यायालय से अगर सलाह मांग लेते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वहां सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस प्रकार के जो अधिकारिता है वहां किसके पास में है? सर्वोच्च न्यायालय के पास में है कि राष्ट्रपति अगर मान लो जो है किसी पर्टिकुलर विषय पर अगर मान लो वहां सलाह मांगते हैं तो सलाह मांगने की बाध्यता नहीं है, और यदि सलाह मांग लिया गया है उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति के द्वारा किसी विषय पर, सार्वजनिक मामले पर, तो उच्चतम न्यायालय उस पर सलाह दे, इसकी कोई बाध्यता नहीं है, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। इसके बाद अगला जो क्षेत्राधिकार वहां है हमारा, अगला जो क्षेत्राधिकार है वहां है हमारा चौथा हो गया, ये पांचवा हो जाएगा
अभिलेख न्यायालय, न्यायालयी क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालयी क्षेत्राधिकार। अभिलेख न्यायिक क्षेत्राधिकार का मतलब यह हुआ कि उच्चतम न्यायालय के जो है हर एक कार्यवाही या उनके फैसले, इसका मतलब यह होता है कि उच्चतम न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय की हर एक कार्यवाही, उनके हर एक निर्णय, हर एक फैसले, वहां जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का मतलब यह होता है कि उनके हर एक निर्णय को सर्वकालिक एक अभिलेख के रूप में, हमेशा के लिए एक अभिलेख के रूप में उनको जो है रखा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया, उस निर्णय में जो है बहुत सारी बातें जुड़ी हुई होती है। तो स्वाभाविक है, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, तो उनके निर्णय, उनके जो निर्णय होते हैं उनको अभिलेख, उनको जो है उस निर्णय को जो है हमेशा के लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में रख लिया जाता है। ये उस निर्णय का प्रयोग भारत के किसी भी न्यायालय में एक कानून के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक निर्णय, इनके सभी निर्णय जो है सर्वकालिक, सर्वकालिक मतलब हमेशा की बात कर रहा हूं मैं, सर्वकालिक अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं। ये सर्वकालिक अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं ये, और अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। ये इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। ये एक अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है ये। और यदि मान लो इसमें जो भी निर्णय आए हैं एक तरह से कानून बन गया वो, अब उसी के आधार पर जो है कि कोई दूसरा, कोई छोटा न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, वहां कोई निर्णय अपना दे सकते हैं। उनको हम साक्ष्य के रूप में, ये जो अभिलेख है, इन अभिलेखों को हम जो है साक्ष्य के रूप में किसी न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी न्यायालय में इनका प्रयोग किया जा सकता है, किसी न्यायालय में इनका प्रयोग किया जा सकता है। ये इनके साथ साथ इसमें एक बातें और जुड़ी होती है, सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय दिए हैं, यदि उस निर्णय को अगर मान लो कोई अवमानना करता है, नहीं मानता है, तो उनको सर्वोच्च न्यायालय का अवमानना माना जाता है। निर्णय को नहीं मानना वहां सर्वोच्च न्यायालय का अवमानना होता है। अवमानना, सर्वोच्च न्यायालय का अवमानना कहा जाता है इनको कहते हैं ये। और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है वहां दंड दे सकते हैं। तो अपनी अवमानना के, सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार से क्या है, अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकते हैं ये। तो इस प्रकार का जो क्षेत्राधिकार होता है, वहां क्षेत्राधिकार क्या होता है, अभिलेख न्यायालयी क्षेत्राधिकार। ये हो गया 5वां क्षेत्राधिकार इनका ये। इसके बाद मैं 6वें की तरफ बढ़ रहा हूं आगे। 6वां जो क्षेत्राधिकार होता है, वहां होता है न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार। न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार। न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार का मतलब यह है सामान्य भाषा में कि संसद ने कोई विधि बनाया, तो संसद ने जो विधि बनाया है, या फिर कहीं से भी, या फिर राज्यों के विधानमंडल ने भी अगर कोई विधि बनाया है, तो विधायिका के द्वारा जो विधि बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, वहां
संविधान के अनुरूप है या नहीं, वहां संविधान के अनुरूप है या नहीं। तो ये संविधान के अनुरूप है या नहीं जो है हम कैसे जानेंगे? तो संवैधानिकता की जांच किया जाएगा कि वो संविधान के अनुरूप है या नहीं। और यदि वो कानून संविधान के अनुरूप नहीं है, इसकी जांच सभाई के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो संसद ने जो कोई कानून बनाया है उसका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच किया जाना, उनकी समीक्षा किया जाना, वहां होता है न्यायिक समीक्षा। तो इसमें एग्जैक्टली होता है क्या है? संसद या राज्यों के विधानमंडल, राज्यों के विधानमंडल के कानून की संवैधानिकता की जांच उनकी संवैधानिकता की जांच करना, यहां कहलाता है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा। वहां होती है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा। तो इसमें एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं कि संविधान के अनुरूप है कि नहीं। विधि जो है, विधि संविधान के अनुरूप है या नहीं, हम इसकी जांच कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं संवैधानिकता की जांच। तो इस प्रकार से यहां हो गया न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार। अब इसके बाद अगली बात कह रहा हूं मैं, वहां है सातवां जो बातें हैं, वहां जो है संविधान का निर्वचन से संबंधित है। सातवां जो क्षेत्राधिकार है इनका, वहां जो है संविधान के निर्वचन से संबंधित है। निर्वचन, संविधान का निर्वचन से संबंधित क्षेत्राधिकार। संविधान के निर्वचन का मतलब यह होता है संविधान के जो प्रावधान हैं, संविधान या कोई विधि, या फिर मुख्य रूप से किसकी बात कर रहा हूं मैं? संविधान। तो संविधान का निर्वचन, तो संविधान का निर्वचन का अर्थ होता है संविधान का व्याख्या। संविधान में बातें लिखी हुई है उनका अनुवाद करना, उस पर टीका करना। तो संविधान की व्याख्या करने के जो क्षेत्राधिकार है, जो अधिकार क्षेत्र है, वो किसके पास में है? केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास में है, ये और किसी के पास में नहीं है। तो इस प्रकार से यहां हो गया संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले। अब इसके बाद बाकी जो बातें होती है, अन्य क्षेत्राधिकार इनके पास में, अन्य और कौन कौन से अधिकार होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। ये सर्वोच्च न्यायालय के अन्य अधिकार एवं शक्तियां, अन्य अधिकार एवं शक्तियां, जैसे क्योंकि भारत का ये सर्वोच्च न्यायालय है, क्योंकि भारत का क्या है? ये सर्वोच्च न्यायालय है। तो सर्वोच्च न्यायालय है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लो कभी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई वाद होता है, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति उसके चुनाव से संबंधित यदि किसी प्रकार से अगर विवाद होते हैं, तो उन विवादों का समाधान सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होगा, किसी और न्यायालय में नहीं। ये केवल और केवल इनकी सुनवाई कहां पर हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है हमें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर विवाद होता है, तो इस विवाद का समाधान कहां पर किया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में ही किया जाएगा। मगर यदि कोई प्रधानमंत्री से संबंधित हो,
कोई सांसद से संबंधित हो, कोई विधायक से संबंधित हो, उसके लिए अगर कोई सुनवाई होती है तो वहां उच्च न्यायालय में भी किया जा सकता है। जैसा सामान्य न्यायालयिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उनकी सुनवाई होती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जो अधिकार क्षेत्र है, अन्य जो अधिकार क्षेत्र उनकी जो शक्तियां हैं, उनमें पहली बात क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनाव के संबंधित विवाद, इनके चुनाव से संबंधित विवादों का निपटान वहां जो है केवल सर्वोच्च न्यायालय में यहां पर किया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है ये, उसके बाद दूसरी जो बात इसमें है वह है यूपीएससी, जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष होते हैं और साथ उसमें सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्य कि इनके आचरण की जांच करना अगर है, इनकी आचरण की जांच, तो ये केवल और केवल जो है सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। ये केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकते हैं। ये केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य अधिकार क्षेत्र मैंने पहले जो बताया वहां है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद होने पर उनके समाधान, उसका निपटान। दूसरा बताया मैंने यूपीएससी के जो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं, उनके अगर आचरण की जांच करना है तो आचरण की जांच करने की जो अधिकारिता है, जो शक्ति है, वो किसके पास में है, सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। वैसे ही अगर मान लो जो है, वैसे ही अगर मान लो, तीसरी बातें ले रहा हूं मैं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, सर्वोच्च न्यायालय के स्वयं के निर्णय, स्वयं का जो निर्णय है उस निर्णय की विरुद्ध निर्णय की समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय के स्वयं के निर्णय की समीक्षा, वो स्वयं अपने निर्णय की जो है समीक्षा भी कर सकता है। ये इनको यहां भी शक्ति प्राप्त है, ये इनको यहां भी शक्ति प्राप्त है। ये ठीक, इनके साथ साथ तीन बातें हुआ, अब इसको इस तरफ ले रहा हूं मैं। ये चौथी बात है, ये चौथी बात है, ये सर्वोच्च न्यायालय के हर एक निर्णय, सभी निर्णय, क्योंकि ये भारत में सर्वोच्च है, ये न्यायालय भारत में क्या है, सर्वोच्च है, और इस वजह से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारत में जितने भी न्यायालय है, जितने भी न्यायाधिकरण है, सबके लिए, उनके लिए, सबके लिए क्या है, ये बाध्य होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जो है भारत में, इस भारत में सभी न्यायालयों पर ये बाध्य होते हैं, सभी न्यायालयों पर यहां बाध्य होते हैं। अब इसके साथ साथ इसमें जो है एक बात यहां भी जोड़ा होता है कि यदि किसी मामले को जो उच्च न्यायालय में जिनकी सुनवाई किया जा रहा है, कोई मामला जिनकी सुनवाई जो है उच्च न्यायालय में किया जा रहा है, ऐसे मामले, ऐसा लगता है सर्वोच्च न्यायालय को कि वहां मामला जो है उच्चतम न्यायालय में सुना जाना चाहिए। मतलब मैं एग्जैक्टली क्या बातें कर रहा हूं कि उच्च न्यायालय में कोई मामले जिनकी सुनवाई हो रहा है, ये फिर वहां पर आया हुआ है, जो उच्च न्यायालय में आया हुआ है, मगर सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वो मामले की सुनवाई जो है सर्वोच्च न्यायालय में होनी चाहिए। तो ऐसे मामले को सर्वोच्च न्यायालय अपने पास मंगवा सकते हैं। चौथी बातें ले रहा हूं मैं, चौथी नहीं, पांचवी बातें हैं ये। किसी उच्च न्यायालय में, ये किसी उच्च न्यायालय में लंबित मामले को सर्वोच्च न्यायालय मांग कर सकता है। मांग
करने की उनको शक्ति प्राप्त है, और उच्च न्यायालय जो है उनकी बाध्यता है कि वहां जो है सर्वोच्च न्यायालय को उस मामले को भेज देंगे। ये इस प्रकार से क्या हुआ, ये 5 हुए। उसके बाद एक और है जो इसकी बात कर रहा हूं मैं, वह है 6वें नंबर में। भारत में जितने भी न्यायालय है वो सब के सब सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करते हैं, उसके निर्देशन में काम करते हैं, उसके मार्गदर्शन में काम करते हैं। तो स्वाभाविक है भारत के प्रत्येक न्यायालय पर नियंत्रण किसका होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का होता है। ये प्रत्येक न्यायालय जो है किसके निर्देश पर काम करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर काम करते हैं, ये उसके मार्गदर्शन में काम करते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखें तो भारत में सभी न्यायालय, भारत के सभी न्यायालय ऐसे कहा जाए, भारत के सभी न्यायालयों पर, भारत के सभी न्यायालयों पर सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है। सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यहां जो है सर्वोच्च न्यायालय के इनके अधिकार क्षेत्र और उनकी शक्तियां, यहां होगी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और उनकी शक्तियां। इस प्रकार से क्या हुआ, ये उच्चतम न्यायालय के जो हम बात किए, तो उच्चतम न्यायालय में क्या है, इनके अधिकार क्षेत्र और उनकी शक्तियां। तो मैंने ओवरऑल में कितने बताया है, ओवरऑल में डिस्कस किया मैंने, उसमें वहां जो है कुल 7 क्षेत्राधिकार प्रमुख है, और उसके बाद में कुछ अन्य की बात किया हूं मैं, उसके बाद में खुद से अन्य की बात किया हूं। तो सबसे पहले मूल अधिकार, सबसे पहले क्या है, मूल या फिर आरंभिक क्षेत्राधिकार। मैंने इसमें बताया था कि एक तरफ भारत सरकार है कोई, और दूसरे तरफ राज्य है या फिर राज्यों के बीच है, तो ऐसे कुछ विवाद होते हैं, तो इन वादों का समाधान क्या होता है, मूल क्षेत्राधिकार होता है। न्यायाधीश जो क्षेत्राधिकार होता है, ये जो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार होता है, यहां मौलिक अधिकारों को अगर किसी प्रकार से अवहेलना होती है हमारी, तो उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय वह क्या करता है, आदेश, निर्देश या फिर रिट जारी करता है। वो रिट 5 प्रकार के होते हैं। रिट जो है 5 प्रकार के होते हैं। उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा है। तो इस प्रकार से वहां न्यायाधीश क्षेत्राधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय का। उसके बाद बताया था मैंने अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब यह होता है कि कोई दीवानी मामले है, कोई फौजदारी मामले है, इस तरह के मामले जिस पर उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दे रखे हैं, मगर उस निर्णय से अगर मान लो आप सहमत नहीं है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय में उनकी विरुद्ध अपील दायर कर सकते हैं। इसे कहा जाता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसे कहा जाता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। उसके बाद फिर तीसरा चौथा बताया मैंने, वहां क्या है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार का मतलब यहां होता है कि राष्ट्रपति कोई उसके समक्ष जो विधेयक अनुमति के लिए जो पेश किया गया है, यदि वहां किसी सार्वजनिक मामले से संबंधित है, यदि वहां कोई सार्वजनिक मामले से संबंधित है, सार्वजनिक हित से कुछ जुड़ी हुई बातें हैं, और तो उस समय राष्ट्रपति अगर चाहे तो वहां उच्चतम न्यायालय से वहां सलाह ले सकते हैं, मगर ये सलाह लेने की उनकी कोई बाध्यता नहीं है। सलाह लेते हैं तो भी ठीक है, और सलाह अगर नहीं लेते हैं तो भी ठीक है। और सलाह यदि मांग लिया गया सर्वोच्च न्यायालय से, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। सलाह दे भी सकते हैं, और सलाह नहीं देंगे तो कोई बाध्यता नहीं है। यह हुआ सलाहकारी क्षेत्राधिकार। उसके बाद फिर बताया मैंने इसमें अभिलेख न्यायालय क्षेत्राधिकार। अभिलेख न्यायालय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है, अभिलेख न्यायालय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक फैसले, उनके सभी निर्णय सर्वकालिक हमेशा के लिए एक लेख के रूप में रखा जाता है।
वहां कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, उस कोड में उनको रख लिया जाता है सार्वजनिक रूप में, लिखित रूप में, और उसे किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है एक साक्ष्य के रूप में। कि एक तरह से देखा जाए तो वहां एक कानून बन जाता है, यह वह कानून बन जाता है ये। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक निर्णय जो है वहां सार्वकालिक अभिलेख के रूप में रखा जाता है, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहते हैं। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। इनके साथ साथ यदि सर्वोच्च न्यायालय के कोई निर्णय को यदि कुछ स्वीकार नहीं करता है, जो नहीं मानता है, उनकी अवहेलना करता है, अवमानना करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को यहां अधिकार है, शक्ति है कि वहां अपने उस अवमानना के लिए वह संबंधित किसी व्यक्ति को वहां दंड दे सकते हैं। 2000 तक उनको पेनाल्टी लगा सकते हैं, 6 वर्ष का उनको कैद भी हो सकता है इस न्यायालय के अवमानना के आधार पर। तो इस प्रकार से क्या हुआ, वहां अभिलेख न्यायालयी क्षेत्राधिकार। उसके बाद फिर बताया मैंने वहां क्या है, न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार। न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार का मतलब मैंने जो बताया वहां एग्जैक्टली क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय, संसद ने कोई विधि बनाया है, कानून बनाते समय, विधि बनाते समय उसने संसद ने एक बार अवलोकन कर लिया। अब वो कानून जो बनाया गया है संसद के द्वारा, वहां संविधान के अनुरूप है या नहीं, संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। तो इस प्रकार से संसद के द्वारा जो बनाए हुए कानून है वहां संविधान के अनुरूप है या नहीं, यहां जांच करना सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा कहलाता है। न्यायालय के द्वारा संसद के बनाए गए कानून की संवैधानिकता की जांच करना, वहां क्या है, न्यायिक समीक्षा। कभी कभी इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। इनको कभी कभी जो है न्यायिक पुनर्विलोकन भी कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है इनको वो। तो न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार। उसके बाद फिर 7वें नंबर जो बताया मैंने वहां क्या है, संविधान का निर्वचन क्षेत्राधिकार। संविधान का निर्वचन का मतलब ये होता है संविधान की व्याख्या करना। संविधान की व्याख्या करने का मतलब ये हुआ कि संविधान में जो प्रावधान है उन प्रावधानों की हम व्याख्या करेंगे। ये मतलब संविधान में कुछ बातें ऐसी लिखी हुई है जो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय उस प्रावधान का जो उसमें स्पष्टता का अभाव प्रतीत हो रहा है उनका वहां व्याख्या करता है, उस पर टीका करता है, उसका निर्वचन कहते हैं। इसीलिए संविधान का अनुवादक, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अनुवादक कहा जाता है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्याकार कहा जाता है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का टीकाकार कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है इस तरह की बातें। ये बहुत सामान्य बातें हैं, ये बहुत ही आसान बात है, मगर इन आसान बातों को हमें थोड़ी सी दिमाग में रखना पड़ेगा, राइट। उन बातों को हमें रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर हम सही बातों को अगर ढंग से समझ रहे हैं तो तथ्य हमें याद हो ही जाते हैं। और एग्जाम निकालने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा ना हमें। ये इस तरह से एग्जाम अगर निकालना है और सरकारी नौकरी की अगर मान लो इच्छा रखते हैं एग्जाम निकाल करके, तो स्वाभाविक है आपको थोड़ा सा एफर्ट ना लगाना पड़ेगा। अब चूंकि एग्जाम हमारे बिल्कुल पास आते जा रहा है, 9 फरवरी जो है, अब देखा जाए क्या है, आज 9 तारीख है और अगला फिर क्या है, 9 फरवरी है। अगले 9 तारीख को हम पेपर देने की बस अब तैयारी कर ही रहे होंगे। एग्जाम शुरू हो चुका होगा हमारा, लगभग नहीं 10 बजे के आसपास होता है, तो हम कम से कम वहां एग्जामिनेशन हॉल में बैठ चुके होंगे। आप कल्पना करें इस बात का कि अगला जो है इसी दिन, एक महीने में, अगले जो महीना है उसमें इसी दिन हम एग्जाम
देने की बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उस समय धड़कने तो है स्वाभाविक है बढ़ ही रही होंगी, हो सकता है हाथ पैर किसी का कांपना भी शुरू हो जाए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि तैयारी नहीं हुई करके कई लोग एग्जाम देना ही छोड़ देते हैं, मगर वास्तविक वैसा नहीं है। हमें वैसा नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम बेहतर प्रयास कर रहे हैं, और बेहतर प्रयास कर रहे हैं तो स्वाभाविक है हम तैयारी अगर ठीक है हमारी, हम सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं, सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है हमें सफलता जरूर मिलेगी, सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो स्वाभाविक है। हाँ, अब थोड़ी सी हालांकि ठंडी भी बढ़ गई है, मगर ठंडी बढ़ने के साथ साथ जो है हमें अपनी तैयारी को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, समय के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। जैसे कि मौसम भी समय के अनुसार ही चल रहा है ना, ठंडी आ गया, ठंड बढ़ गया है, तो ठीक है एग्जाम पास में है तो हम भी अपनी पढ़ाई बढ़ा देंगे। हालांकि ठीक है बैठे बैठे ही पढ़ेंगे, मगर पढ़ेंगे जरूर। तो इस प्रकार से जो है आज मैंने जो डिस्कस किया, इसमें क्या है, अंतिम जो है इसमें संविधान का निर्वचन जो बताया मैंने, उसके बाद अन्न क्षेत्राधिकार। तो अन्न क्षेत्राधिकार में मैंने बताया, अन्न क्षेत्राधिकार में मैंने बताया वहां क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर मान लो कोई विवाद होते हैं तो उन विवादों का समाधान कहां पर किया जाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। यूपीएससी के अध्यक्ष और यूपीएससी के सदस्य जो है, यूपीएससी के अध्यक्ष और यूपीएससी के सदस्य, उनके अगर आचरण की अगर जांच करना है तो जांच कौन करेगा, वहां सर्वोच्च न्यायालय करेगा। इस तरह से और भी है, भारत में जितने भी न्यायालय है, जितने भी न्यायालय है, वो सभी न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करते हैं, उसके निर्देश के अनुसार काम करते हैं। उन पर जो है, उस सभी न्यायालयों पर, जितने भी न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक निर्णय जो है उन पर बाध्यकारी होते हैं, प्रत्येक निर्णय उन पर क्या है, बाध्यकारी होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने डिस्कस किए वह है उच्चतम न्यायालय की शक्तियां और उनके अधिकार। अधिकार इन द सेंस उनको ऐसा कहा जाता है, उनके क्षेत्राधिकार, उनको कहा जाता है अधिकार, या फिर इनको कहते हैं क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यहां जो है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता। अब नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करूंगा मैं, वहां है एक प्रमुख टॉपिक है, उसके बाद हम भारत के इतिहास पढ़ने वाले हैं। एक मेरे ख्याल से एक क्लास में लगभग खत्म हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास। तो नेक्स्ट सेशन में जो है मैं बाकी जो सेक्शन बचा हुआ है उनको कंप्लीट कर लूंगा, और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग भारत के इतिहास की तरफ में। आज मैं क्लास यही वाइंड अप करूंगा, और इसके बाद अगली सेशन में जो है हम संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। संवैधानिक संस्थाओं में जो है कई संस्थाएं हैं, जिनमें जैसे कि जैसे इसमें भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग है। अब जानते हैं कि इसमें दिल्ली में जो है चुनाव की घोषणा हो गया है, 5 फरवरी को वहां पर एक ही चरण में चुनाव होने हैं। और छत्तीसगढ़ में भी एक तरह से भी देखा जाए तो पंचायत और नगर पालिकाओं का, नगर पंचायतों का चुनाव होने वाला है, जो फरवरी में होंगे, जो फरवरी में होंगे। तो ये सब बातें जो है आपको दिमाग में रखना है। करेंट की बहुत सारी बातें जो है एग्जाम में आने वाला है। आप लोग चाहें तो शाम को जो है इवनिंग में लेट नाइट मतलब 7:30 के बाद से लेकर के लगभग 9 बजे तक मैं, कांति सर, वर्मा सर, ये सब जो है एमसीक्यूज जो एग्जाम में जिस तक पूछे जाते हैं उसके एमसीक्यूज को जो है हम लाइव करने वाले हैं। तो आप लोग चाहो तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। आप खुद भी लाभ ले सकते हैं और औरों को सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप लोग जो है शाम को इवनिंग में 7:30 के बाद से 7:30 और 7:35 हो सकता है, और उसके बाद से लेकर जो है लगातार जो है मेरा सेशन भी है, क्रांति सर का सेशन है, और साथ में वर्मा सर का एमसीक्यूज के फॉर्मेट में क्वेश्चन जिस प्रकार से आते हैं पीएससी के, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। वहां पूरी तरह से निःशुल्क है। अब बस आपको जुड़ना है। जुड़ने के लिए जो है आपको जानते हैं जिस तरह से जुड़ते हैं आप लोग, तो उसमें उसी प्रकार के जो है आपको लिंक या तो ग्रुप में शेयर भी कर दिया जाएगा, और नहीं तो बहुत जुड़ना बहुत आसान है ये, राइट। तो इस प्रकार से जो है अब अगले सेशन में बात करेंगे हम। इसमें एक ही बस टॉपिक बचा हुआ है हमारा, एक ही टॉपिक जो मुख्य टॉपिक है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ऐसे संविधान में बहुत सारी बातें होती है पढ़ाने के लिए, मगर जितना हमें जो समय मिला हुआ है उस समय में हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी अपना बेहतर कीजिए, एग्जाम निकलते हैं,
बस एग्जाम निकालने के लिए सही दिशा में और सही तरह से सही तथ्यों को याद करने की आवश्यकता है, सही समय में। बस प्रयास कीजिए, हम भी आपके साथ प्रयास कर रहे हैं आपकी बेहतरी के लिए। जितना हमें समय मिला है उसमें हम सभी जो है फैकल्टी जितनी भी है उस सब के सब अपना बेहतर प्रयास कर रहे हैं। समय की थोड़ी सी अभाव है, इस वजह से हमारी जो है समस्याएं होती है। स्वाभाविक है, आप छोटे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, मुझे मालूम है ये, आप छोटे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, मगर साथ में अभी और नई वैकेंसी भी आई है, उस साथ में लेकर उनको भी आपको देना है। अब सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हो, चाहे इसमें छात्रावास अधीक्षक का हो, पीएससी का हो, आप जिसमें एलिजिबल है, जो आपकी रुचि का है, तो आप बिल्कुल प्रयास कीजिए, बिल्कुल प्रयास कीजिए। ठीक है, तो बाकी बातें हम करेंगे कल। थैंक यू बच्चों।